नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइटस हर्निया, राइट। मैंने क्या लिखा है, विजिबल नहीं है लेकिन मैं बोल के बता दे रहा हूँ। हाइटस हर्निया का क्लासिफिकेशन, राइट। हाइटस हर्निया का क्लासिफिकेशन। टाइप फर्स्ट के अंदर क्लासिफिकेशन किस तरह से हम करेंगे। तो टाइप फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे हम डायग्राम में जैसे देख रहे हैं कि गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन जो है, गैस्ट्रो और इसोफिजियल, ये जो जंक्शन है गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन, ये जंक्शन अपनी जगह से थोड़ा क्या हो गया, स्लाइड हो गया, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज अ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन इनटू द चेस्ट कैविटी, राइट। तो जैसा कि आपके नोट्स में फर्स्ट लाइन लिखी है, देयर इज अ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैस्ट्रो इसोफिजियल जंक्शन इनटू द चेस्ट एलोंग विथ द स्टमक। ये गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन जो है वो स्टमक के साथ क्या हो गया है, ऊपर ये डायफ्राम है, ग्रीन कलर में है वो जो डायफ्राम है, राइट। अब डायफ्राम से ऊपर चला गया है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन प्लस स्टमक का पार्ट, दोनों चीज़ें ऊपर चली गई हैं। तो ये टाइप फर्स्ट के अंदर आ जाएगा। क्या लिखेंगे कि देयर इज अ अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन इनटू चेस्ट कैविटी along with the stomach, right. Second है type second. In this type there is a displacement of the stomach into the chest cavity along with the esophagus and गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन रिमेनिंग इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन जो है वो तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में, वो तो डायफ्राम्स के नीचे ही है, राइट, नॉर्मल पोजीशन में। लेकिन ईसोफेगस और स्टमक, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टमक जो है वो स्लाइड अप हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ईसोफेगस की तरफ जा रहा है। स्टमक जो है वो ईसोफेगस की तरफ जा रहा है, राइट। ईसोफेगस जो स्टमक जो है वो ईसोफेगस के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन गैस्ट्रो ईसोफेजियल जंक्शन जो है वो तो नीचे ही रह रहा है। इसलिए यहाँ का डायग्राम इस तरह का आपको दिखेगा और इसको हम टाइप 2 हाइटस हर्निया कहते हैं। टाइप 3 के अंदर क्या होता है कि दोनों कंडीशंस बनती हैं। टाइप 3 के अंदर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन है वो भी ऊपर है और फंडस ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन और फंडस ऑफ द स्टमक दोनों ऊपर की तरफ है। मतलब टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्लस होके क्या बना देते हैं, टाइप 3 बना देते हैं, राइट। और टाइप 4 के अंदर डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। टाइप 4 के अंदर क्या होता है कि स्टमक तो ऊपर स्लाइड अप होता ही है, साथ में उसके ऑर्गन भी ऊपर जाते हैं। जैसे कि ये डायफ्राम हो गया और डायफ्राम के साथ ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस तो ऊपर पूरा चेस्ट कैविटी में आ गया, ईसोफेगस पूरा कहाँ पे आ गया, चेस्ट में आ गया। और साथ में जैसे कि ट्रांसवर्स कॉलन वगैरह जो है, इसके नीचे के जो ऑर्गन है, जैसे कि ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, पेरिटोनियम की जो मेम्ब्रेन वगैरह हो गई, ये चीज़ें यदि ऊपर आ जाएंगी, मतलब कि हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज़ नाउन व्हेन द हाइटल कंटेंट इन्वॉल्व अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर लाइक ओमेंटम, ट्रांसवर्स कॉलन एंड मिजोकॉलन और स्प्लिन। ट्रांसवर्स कॉलन, मिजोकॉलन, ओमेंट्रम मतलब वो पेरिटोनियल की मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ें यदि ऊपर की तरफ चेस्ट में आ जाती है, स्टमक तो आएगा ही आएगा, साथ में दूसरे ऑर्गन भी, एसोसिएटेड ऑर्गन भी यदि ऊपर आ जाते हैं चेस्ट कैविटी में, तो ये टाइप 4 का है, टाइप 4 हाइटस हर्निया है और ये सबसे ज़्यादा सीवियर हाइटस हर्निया है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है इटियोलॉजी, राइट। हाइटस हर्निया की इटियोलॉजी क्या हो सकती है। तो इटियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट आपको नोट्स में फटाफट लिख देना है, मैं जैसे बोल रहा हूँ लिख देना है, ठीक है। रॉन्ग डाइट, ठीक है, रॉन्ग डाइट लिखो सबसे पहले। रॉन्ग डाइट क्यों, गलत खाना खा लेना, जैसे कि वाइट फ्लोर, रिफाइंड शुगर, ठीक है, प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लाइक केक, ठीक है, ऐसे प्रोडक्ट जो कि केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, बिस्किट हैं, वाइट ब्रेड है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, राइट, फ्लेवरिंग एजेंट हैं। इन तरह की चीज़ें खाने से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं मिलते हैं, और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने के कारण ये मसल्स की टोन को वीक करते हैं, ठीक है। ये आपका इटियोलॉजी हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट में। फॉलोइंग एजेंट्स आर प्लेइंग द रोल एंड वीकनिंग द मसल टोन, राइट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वाइट फ्लोर हो गया, रिफाइंड शुगर हो गया, प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द, जैसे कि केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गए, बिस्किट्स हो गए, इनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और यदि
हैबिचुअली पर्सन यदि लंबे समय तक इन्हीं चीज़ों के उपयोग करते हैं, सेवन करते हैं, तो मसल्स वीक होती हैं और मसल्स के वीक होने से उस मसल ने जिस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखा है, कवर करके रखा है, वो ऑर्गन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएगा और हर्निया होता है, राइट। तो ये तो सब हो गया लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ के जो मसल्स रहते हैं, ठीक है, उनकी इलास्टिसिटी और कनेक्टिविटी जो है वो लूज हो जाती है पुअर न्यूट्रिशन के कारण, और इसी कारण से हाइटस हर्निया का कंडीशन बनती है। इसके बाद है ड्रिंक सचेस। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, ड्रिंक सचेस, सेकेंड पैराग्राफ देखिए, ड्रिंक सचेस कॉफ़ी, टी, कॉफ़ी, एल्कोहल, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक को क्या करेंगी, इरिटेट करेंगी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकस लाइनिंग को इरिटेट करेंगी, राइट। और उस कारण से गैस फर्मेंटेशन और ऐसा हो चीज़ें होंगी, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन, राइट, डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक, प्रेस अगेंस्ट द डायफ्राम, और इसोफेजियल ओपनिंग हो जाएगा। तो गैस बनाने वाली जो चीज़ें हैं उनका सेवन ज़्यादा करने से, गैस होने के कारण से भी एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाता है, और एब्डोमिनल प्रेशर जब बढ़ जाएगा और डायफ्राम की मसल्स जब वीक रहेंगी तो एब्डोमेन के ऑर्गन जो है वो डायफ्राम की तरफ मूव होते हुए वो चेस्ट कैविटी के अंदर स्लाइड हो जाएंगे, उन्हीं को हम कहते हैं हाइटल हर्निया। नेक्स्ट है अदर पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड, राइट। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें अदर फैक्टर्स में पहला लाइन जो लिखी है, ये पहली लाइन ऐसी लिखी है कि जो इसोफेगस है, राइट, तो इसोफेगस का क्या हो जाना, शॉर्टनिंग हो जाना, इसोफेगस का हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। अब इसोफेगस शॉर्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसको फ्यूचर में कभी पास्ट में कभी इन्फ्लामेशन वगैरह हुआ है, या फिर स्कार फॉर्मेशन हुआ है, या एसिड रिफ्लेक्स हुआ है, ठीक है। एसिड रिफ्लेक्स मतलब यहाँ का जो एसिड बनता है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स हो तो यहाँ इसोफेजाइटिस हो जाता है, और इसोफेजाइटिस की वजह से इन्फ्लामेशन, स्कार फॉर्मेशन या शॉर्टनिंग ऑफ द इसोफेगस हो जाता है। और एबनॉर्मली जब इसोफेगस शॉर्ट हो जाएगा तो ये क्या करेगा, स्टमक को ऊपर की तरफ खींचेगा, स्टमक को ऊपर की तरफ पुल करेगा, राइट। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन, स्कारिंग फ्रॉम द रिफ्लक्स, राइट। तो मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ, अदर पोटेंशियल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इंक्लूड, फर्स्ट पॉइंट में वही लिखा है जो मैंने डायग्राम में बताया है कि परमानेंट शॉर्टनिंग ऑफ द इसोफेगस कॉज्ड बाय द इन्फ्लामेशन एंड स्कारिंग फ्रॉम द रिफ्लक्स ऑफ द रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक एसिड विच पुल्स द स्टमक अप, राइट। सेकेंड पॉइंट में लिखा है कि एबनॉर्मल अटैचमेंट टू द इसोफेगस टू द डायफ्राम, डायफ्राम जो है, राइट, ये जैसे कि डायफ्राम है, सेकेंड रीजन इसने क्या बताया, ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम का इसोफेगस के साथ जो अटैचमेंट है, डायफ्राम का किसके साथ, डायफ्राम का इसोफेगस के साथ जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट एबनॉर्मल होना, ये अटैचमेंट लूज हो जाना, और उस कारण से प्रेशर से यहाँ के ऑर्गन ऊपर चले जाते हैं, ये दूसरा लिखा है। और तीसरे में लिखा है सस्पेक्टेड कॉज आर कंजेनाइटल डिफेक्ट, स्ट्रेनिंग, कॉन्स्टिपेशन, सेडेंट्री ऑक्यूपेशन, lack of the exercise, obesity due to the exercise, consumption of the food, smoking, shallow breathing, mental and emotional tensions। ये चीज़ें, ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिस्क फैक्टर्स की तरह काम करते हैं हाइटल हर्निया के लिए, क्योंकि अधिकतर जो हाइटल हर्निया के केसेस देखे गए हैं उनके अंदर इन तरह की चीज़ें पाई गई हैं, तो ऐसा माना जाता है कि ये फैक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हाइटल हर्निया कॉज कर सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, और इन तीनों पॉइंट को और ऊपर के 2 पॉइंट को शॉर्ट में लिख लेना है। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होते हैं यदि कोई पर्सन को हाइटल हर्निया हो जाए, या सपोज करो कि एक पर्सन ऐसा है जिसका इसोफेगस या स्टमक उसके चेस्ट कैविटी में स्लाइड हो गया है, तो क्या क्या प्रॉब्लम उसे आ सकती है। तो पहला तो ये कि हार्ट बर्न क्यों होगा, क्योंकि ये स्टमक है, राइट, ये स्टमक है, हार्ट कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। जब ये स्टमक ऊपर की तरफ आएगा तो स्टमक इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो जाएगा, राइट, और जो सिक्रीशन वगैरह है वो सिक्रीशन ऊपर सिक्रीशन रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब कि चेस्ट के अंदर आपको जलन महसूस होगी, क्योंकि जलन महसूस कराने वाला जो स्ट्रक्चर है वो एब्डोमेन से चेस्ट में स्लाइड हो गया है, इसलिए आपको जलन चेस्ट के अंदर महसूस होगी। तो ये क्या हो गया, हाइटस हर्निया का पहला सिम्टम हार्ट बर्न। सेकेंड है रीगर्जिटेशन,
रिगर्जिटेशन का मतलब ये है कि पेशेंट को रिफ्लेक्स आना, मतलब कि ये हो गया स्टमक और फूड या मिल्क कंटेंट, पेशेंट ने फूड या मिल्क कंटेंट लिया है, ठीक है, और मिल्क कंटेंट या फूड लेने से क्या होता है, जो एसिड सिक्रीशन होता है, और एसिड सिक्रीशन होने से यदि स्टमक ऊपर की तरफ है तो ये एसिड ऊपर की तरफ जाएगा और वो वॉमिट करवाने की कोशिश करता है ताकि एसिड बाहर निकल जाए, ईसोफेगस को डैमेज ना हो, राइट, ईसोफेगस को डैमेज ना हो, उसके लिए एसिड को बाहर निकलवाने के लिए वॉमिटिंग की कोशिश करती है बॉडी। तो उसी प्रोसेस उसी डिफेंस को अपन कहते हैं रिगर्जिटेशन। तो मैं रीड करके बता दे रहा हूँ, पेशेंट में ऑफन वॉमिटिंग फूड आफ्टर हैविंग मील, ठीक है, खाना खाने के बाद पर्सन को वॉमिटिंग हो जाएगी, उसी को अपन कहते हैं रिगर्जिटेशन। अक्सर बच्चों को दूध पिलाने के बाद वो दूध को वापस रिगर्जिटेट करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो वो कहलाता है रिगर्जिटेशन। क्यों? क्योंकि स्टमक जो है वो चेस्ट कैविटी में है और चेस्ट में स्पेस नहीं है, तो वो कंटेंट को स्टोर करके रख नहीं सकता है, इसलिए उसको बाहर की तरफ वापस एक्सपेल आउट कर लेता है। यदि स्टमक और एब्डोमन में होता या स्टमक का कुछ पार्ट भी यदि एब्डोमन में होता तो वो अपने फूड को वहाँ पे होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि एब्डोमन के अंदर स्पेस होता है। इसके बाद है एनीमिया, क्योंकि यहाँ पे एसिड का सिक्रेशन होता है, राइट। एनीमिया क्यों होगा, ब्लड की कमी क्यों होगी, क्योंकि ये स्टमक है और एसिड जो है, एसिड का सिक्रेशन ऊपर होगा, तो क्या होगा कि यहाँ ईसोफेगस में क्या होगा, अल्सरेशन होगा, और अल्सरेशन होने के कारण ब्लीडिंग होगी। और मैंने बताया कि पर्सन को वॉमिटिंग होती है, तो ये ब्लीडिंग ऊपर वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकलती रहेगी। लेकिन ये ब्लीडिंग जो है वो बहुत ही क्रॉनिक फॉर्म में होती है, पर्सन को पता नहीं चलता है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि बहुत माइनर ब्लीडिंग होती है, लेकिन ये ब्लीडिंग लंबे समय तक होती रहती है, ठीक है, एक कुछ महीनों से लेकर के कुछ सालों तक ये ब्लीडिंग धीरे धीरे होती रहती है। तो हमेशा उसे जब भी वॉमिटिंग आएगी, जब भी स्टूल फॉर्मेशन होगा, तो उसके साथ वो ब्लीड होता रहता है, इसलिए पर्सन के अंदर एनीमिया हो जाता है, क्योंकि ब्लड लॉस हुआ है, क्रॉनिक ब्लीडिंग इसमें होती है। डिफिकल्ट इन स्वेलोइंग, राइट, क्योंकि ईसोफेगस जो है वो प्रेशर में है, स्टमक भी चेस्ट के अंदर है, पार्ट ऑफ द स्टमक चेस्ट के अंदर है, तो उसे फूड को नीचे पुश करने में प्रेशर लगता है और डिफिकल्टी महसूस होती है। तो फूड को नीचे पुश करना ही क्या कहलाता है, निगलना। तो निगलने की प्रॉब्लम, मतलब निगलने समय कोई भी चीज़ निगल रहा है, ठीक है, पानी को निगलना है या खाने की चीज़ को यदि निगलना है अंदर, पेट के अंदर उतारने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या करेगा, डिफिकल्टी महसूस होगी, उसे पेन होगा। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि चेस्ट कैविटी के अंदर ईसोफेगस आ गया है, ईसोफेजियल स्फिंक्टर आ गया है, ठीक है, और स्टमक के भी कुछ पार्ट आ गए हैं, तो चेस्ट कैविटी में क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया है, और चेस्ट कैविटी के प्रेशर के बढ़ने के कारण से वहाँ पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है और चेस्ट पेन भी होता है। ये सब है साइन एंड सिम्टम्स, जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया है कम स्पीड में, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए। और हार्ट बर्नर, रिगर्जिटेशन, एनीमिया, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और चेस्ट पेन, ये सिम्टम्स आपको याद रहना चाहिए एग्जाम्स में लिखने के लिए। आगे बढ़ेंगे, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, राइट। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, अपर जीआई बेरियम एक्सरे, जो भी जांचें गैस्ट्राइटिस में करिए वो जांचें यहाँ पे होती हैं, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें आपको लिखना है। अपर जीआई बेरियम एक्सरे, गैस्ट्रोस्कोपी और अपर इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, 24 आवर्स पीएच टेस्टिंग एंड मैनोमेट्री, अपराइट स्टैंडिंग चेस्ट एक्सरे। अब मैं एक एक करके इसका मीनिंग बता दे रहा हूँ। पहला तो है आपके नोट्स के अंदर अपर जीआई बेरियम एक्सरे। तो बेरियम टेस्ट के बारे में मैंने पहले भी आपको कई बार बता दिया है, ठीक है, बेरियम को ड्रिंक करने के लिए दिया जाता है, पेशेंट को बेरियम पीने के लिए दिया जाता है। वो एक तरह से चौक का या मिल्क जैसा, उसका सॉल्यूशन मिल्क जैसा रहेगा या चौकी लिक्विड रहता है, जिसको पीने से जहाँ पे भी यदि अल्सरेशन वगैरह है या इन्फ्लामेशन वगैरह है, तो वो पर्टिकुलर एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आता है, जिसके अंदर बैरियर पिला के फिर उसकी एक्सरे या स्कैनिंग करी जाती है। सेकेंड रहता है कि गैस्ट्रोस्कोपी, ठीक है, एक फाइन ट्यूब जो है वो ट्यूब लाइक एंडोस्कोप जो है वो स्टमक के अंदर इंसर्ट किया जाता है और ओरल कैविटी से इंसर्ट किया जाता है और अंदर का पूरा विजुअलाइज किया जाता है कि स्टमक कितना सीवियरिटी से ऊपर आया है, कितना एब्डोमेन कैविटी में है, क्या एबनॉर्मलिटी है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए गैस्ट्रोस्कोपी किया जाता है।
अपर इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी वही है, ठीक है। गैस्ट्रिक स्टमक के बाद जैसे कि ड्यूओडेनम जेजुअनम रिलेटेड यदि प्रॉब्लम है तो अपर इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी कहलाता है, क्योंकि ये जो स्टमक है वो अपर इंटेस्टाइन के अंदर ही काउंट होता है, तो उसी प्रोसीजर का नाम है अपर इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी। नेक्स्ट है 24 आवर पीएच एंड मैनोमेट्री। 24 घंटे का पीएच कितना रहता है बॉडी का वो चेक किया जाता है, और मैनोमेट्री मतलब प्रेशर रिलेटेड इसमें चेक किया जाता है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपराइट एंड स्टैंडिंग चेस्ट एक्सरे फील्ड, मतलब कि अपराइट खड़े और अलग अलग पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में भी चेस्ट एक्सरे वगैरह किए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर हम मैनेजमेंट देखेंगे। ओके, ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आपको खाली हेडिंग लिखनी है, और इसको इमेज वगैरह इसके गूगल पे इमेज ढूंढो, यूट्यूब पे इमेज ढूंढो, इसकी आराम से मिल जाएंगी। यूट्यूब पे इसके एनिमेटेड वीडियो भी मिल जाएंगे प्रोसीजर्स के, ठीक है, ताकि आपको याद रखने में हेल्प हो। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ हाइटस हर्निया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।